Good morning, people. How are you? I hope all people are very well. So today's topic is different type of treaty, agreement, timeline, convention, organization, and report. First of all, I discuss about so convention, treaty or agreement, and third is protocol. I think lot of divergence the environment classes. Previous all classes are different topic I have taken, but now agenda is clear. So today's topic not divergence in other debate, only for the convention of treaty. So first of all, I think definition are most important. So please write down the definition. So first of all, you write what is convention. Convention, it is a broad grouping of countries that have agreed to fight for a common cause. Second number, convention will have some common objective in a specific area. Third number is the meeting of representative is called a conference of parties. That is COP. For example, to deal with climate change, like UNFCCC and Vienna Convention for ozone depletion. Second number, Treaty of Agreement. Under write down, it is an agreement among the member of the convention on of some common grounds with a specific target to be achieved. Example, Paris Agreement. Write down third number. Third number is protocol. Protocol, under write down the protocol. It is an instrumental under the convention with more detailed targets to be achieved and to taken. Example, Kyoto Protocol. Okay. So now discuss what is convention. Convention आखिर है क्या? कन्वेंशन किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कन्वेंशन का एक टाइमलाइन होता है. व्हाट इज कन्वेंशन? तो कन्वेंशन किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक ग्रुप को कहा जाता है कन्वेंशन. कन्वेंशन का एक क्या होता है? कन्वेंशन का एक टाइमलाइन होता है और उस टाइमलाइन में क्या करते हैं? उस कन्वेंशन को हम पूरा कर देते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो वियना कन्वेंशन हो गया. ओजोन डिप्लेशन को कम करने के लिए बनाया गया, वो भी हो गया इसका एग्जांपल. तो जैसा मैंने कहा कि कन्वेंशन एक ग्रुप है जिसमें डिफरेंट कंट्री के जो लोग हैं वो एक किसी काम को करने के लिए एक साथ आते हैं. जैसे ओजोन डिप्लीशन के बारे में जब पता चला था तो सभी कंट्री ने मिलकर एक काम किया कि चलो अब हमें तो मिलकर ओजोन डिप्लीशन है, उस ओजोन डिप्लीशन को बंद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए.
और इस तरह उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तो हमें ओजोन डिप्लीशन को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। कन्वेंशन में कोई जरूरी नहीं होता है कि यह पहले से तय किया जाए कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है यह बाद में तय होता है। इसका एम यह रहता है कि पहले एक ग्रुप तो कम से कम बन जाए। जैसा कि वियना कन्वेंशन जब बनाया गया था तो किस लिए बनाया गया था, ओजोन डिप्लीशन के लिए बनाया गया था। इसका एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि वियना कन्वेंशन बनाया गया ओजोन डिप्लीशन के लिए, दूसरा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू डील विथ क्लाइमेट चेंज, ये भी बनाया गया। इसको हम बेसिकली यूएनएफसीसी कहते हैं, यूएनएफसीसी। उसी तरह एक और कन्वेंशन था, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, यूएनसीसीडी कहते हैं। वैसे ही चौथा था हमारा यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्जेशन, जिसको हम उसको हम क्या कहते हैं, यूएनसीबीडी, यूएन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्जेशन इन। अब एक यहां पे हमारा टर्म निकल के आता है सीओपी। व्हाट इज सीओपी? ये बड़ा मजेदार है। जितना हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी वर्ड को लेकर कहते हैं ये बहुत बड़ा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। देखिए क्या है इसका, सीओपी का डिफिनीशन क्या है। कन्वेंशन बनाने समय, कन्वेंशन जब हम बना रहे थे तो उस समय तो हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर प्रत्येक साल हम क्या करते हैं, देश के किसी भी कोने में बैठकर हम जो बातचीत करते हैं और फिर उस समय सोचते हैं कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसी को हम सीओपी कहते हैं। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। मतलब क्या होता है यहां पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब यह हुआ कि किसी भी कन्वेंशन में जो मेंबर पार्टिसिपेट किया उसी को हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। यहां पे एक और चीज आती है, जैसे जैसे सीओपी होता है, और एक यहां पे एक और चीज देखिए, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर एक ट्रीटी का, हर एक जो कन्वेंशन है, जो कन्वेंशन वगैरह है, सबका अपना अपना सीओपी होता है। जैसे मान लीजिए यूएनएफसीसी रामसर का अगर कर रहे हैं तो उसका अलग से सीओपी होगा, पेरिस ऑफ एग्रीमेंट का कर रहे हैं उसका अलग से सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगा, और क्योटो प्रोटोकॉल अगर कर रहे हैं वैसे ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का। इसके बारे में हम सब आगे बात करेंगे, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, हम आगे डिफाइन करते हैं। तो हर एक कंट्री का अलग अलग अपना, हर एक ट्रीटी और कॉन्फ्रेंस, इस सब का अपना अलग अलग सीओपी होता है। तो जैसे जैसे सीओपी कंट्री के किसी भी जगह पर बैठकर बातचीत करेंगे और उसके बातचीत में जो चीजें निकलकर बाहर आएगी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसी चीज को हम ट्रीटी और एग्रीमेंट कहते हैं। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। ये सीओपी में बैठकर हमने जितनी बातचीत की, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज को हम क्या कह दिए, ट्रीटी और एग्रीमेंट कह दिया। उस समय के लिए हम ना ट्रीटी और एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट की कुछ बेसिस के लिए हम लेके चलेंगे, अभी बाद में हम आगे चर्चा करेंगे।
जैसे ओजोन डिप्लीशन को कम करना है, इस पर हम सब ने बातचीत किया। ये क्या हो गया? कन्वेंशन हो गया। हाउ टू डू दैट वी हैव एलिमेंट set up ozone depletion substances. So need for some specific of guideline objective set out करने के बाद, स्पेसिफिक टारगेट बनाने के बाद जो वर्क होता है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। व्हाट इज प्रोटोकॉल? What is protocol? Now explain. Listen to me. How to do that we have elements set up ozone depletion substances. So need for some specific rules, guidelines, objective setup and a specific target. बनाने के बाद जो वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें मेन चीज क्या निकल के आया? प्रोटोकॉल मीन्स स्पेसिफिक क्या? गाइडलाइन। स्पेसिफिक गाइडलाइन। दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा टारगेट। ये हो गया क्या? हमारा प्रोटोकॉल हुआ। अब आगे देखते हैं। अगर थोड़ा बहुत बस हम केवल डेडलाइन ही रखा, ओवरऑल क्लियर आइडिया भी रखा, बहुत डिटेल गाइडलाइन नहीं भी रखा, तो थोड़ा बहुत फ्रीडम दे दिया, मेंबर को तुम कुछ भी कह लो, पर जो काम दिया, देखिए ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट हम किसको कहते हैं? तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को एक काम दिया, उसको कठोर ये गाइडलाइन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी, टारगेट, व्हाट इज ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट? तो ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट में एक बात साफ रहता है कि जिस किसी व्यक्ति को हम बस थोड़ा सा फ्रीडम ही दिया, उसको कठोर गाइडलाइन, ऑब्जेक्टिव और टारगेट नहीं दिया, फिर हमने कहा, थोड़ा बहुत ही कहा कि देखो तुम चाहे जो कुछ भी करो, पर तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं? टारगेट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए अगर हम कन्वेंशन की बात करें, तो मानिए सबने कहा कि हाँ हम चलो कन्वेंशन किए कि हमें क्या करना है, इस ग्रुप में रहकर हमें काम करना है, परंतु बाद में कहा नहीं हम तो नहीं कहे थे, किसी ने जबरदस्ती जोड़ दिया हमें इस ग्रुप में, कन्वेंशन में हमें जबरदस्ती जोड़ दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। जैसे एक हमें याद आ गया हमारे कॉलेज की बात में, व्हाट्सएप ग्रुप, हम नया फोन लिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना था, बिना कहे कोई भी व्यक्ति हमको किसी ना किसी ग्रुप में जोड़ देता था और बाद में कहता था कि हम आपको ये काम दिए थे, आपने किया क्यों नहीं? तो बिना पूछे तो आपने हमें ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया, तो फिर हमारा मन ही नहीं है उस ग्रुप में रहने का, और तो हम वो काम कैसे करेंगे? तो सेम चीज यहां पर यही बात निकल के आया कन्वेंशन में, कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि नहीं हम जबरदस्ती जुड़ गए, हम अपना टारगेट पूरा नहीं करेंगे। इसलिए जब कन्वेंशन होता है तो उस कन्वेंशन में जितने भी मेंबर उपस्थित रहते हैं, उन प्रत्येक मेंबर को यह कहा जाता है कि जिसको ये ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट में आना है, जिसे कन्वेंशन में जो व्यक्ति बैठा है, उसको क्या करना है? पहले भाई जिसको जिसको ज्वाइन करना है ये ग्रुप, पहले हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा कर दिया, उसके बाद कहा कि नहीं, अब हाथ खड़ा करने से ही काम नहीं चलेगा, आप आइए और यहां पे साइन कीजिए। और वो व्यक्ति आता है और उस कन्वेंशन में बैठकर साइन करता है। साइन कर दिया, यहीं पर बात खत्म नहीं होता है। साइन करने के बाद कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि किसी देश के लोगों ने कहा कि वो कौन व्यक्ति था जो साइन किया, हम उसे पहचानते ही नहीं है,
उसको इनकार कर देता है कोई कंट्री कि नहीं नहीं, जो व्यक्ति गया था वो फर्जी अपना यहाँ का सब ले होकर गया था, हम नहीं जानते वो कौन सा व्यक्ति है, हम उसके साइन को नहीं मानते हैं। इसलिए कन्वेंशन में तय होता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इस सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट को आप लेके जाइए अपने देश में, और वहां के जो सोवरेन बॉडी है, सोवरेन बॉडी से आप साइन करा कर लेकर आइए। जैसे यूएस में अगर बात करें तो वहां पे कौन होता है सोवरेन बॉडी? प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट से साइन करा के लाना होगा। और हमारे भारत में तो सोवरेन बॉडी हमारा पार्लियामेंट है, इसलिए हम जो भी ट्रीटी वगैरह पे साइन करते हैं तो कहां से हमें पास कराना पड़ता है? हमें पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है। समझ गए यहां पे? और जो व्यक्ति साइन करा के अपने पार्लियामेंट उस देश का जो भी सोवरेन बॉडी है उससे साइन करा कर लेकर आया, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस डॉक्यूमेंट को हम रेटिफिकेशन बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस साइन किए हुए डॉक्यूमेंट को हम रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है रेटिफिकेशन और साइन में। स्टूडेंटों को रेटिफिकेशन और साइनिंग में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहां पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। साइनिंग मतलब जब कन्वेंशन में आप बैठे, जब आप कन्वेंशन में बैठकर उस कंट्री का जो व्यक्ति साइन किया, तो साइन तो वहीं पे हो गया, जो साइन हुआ वहां पे उसी को हम साइन करते हैं। और जो व्यक्ति ये साइन किया हुआ ये मेंबर, ये कहां गया? अपने कंट्री में गया, और कंट्री में जाने के बाद उसका जो सोवरेन बॉडी थी, जैसे हमने कहा भारत में हमारा पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी है, और अलग कंट्री में वहां का जहां पे पार्लियामेंट है वो वहां का पार्लियामेंट है, जहां पे नहीं है उनका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ही उसको पास करता है। उस पास किए हुए चीज को हम रेटिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे नो कंफ्यूजन, ऑल पीपल आर अंडरस्टूड? ओके। और इसी के अंदर हमारा क्या आ गया? रेटिफिकेशन के अंदर ही हमारा आ गया कन्वेंशन, ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल, ऑल आर अंडर द रेटिफिकेशन। नाउ भारत में ऐसा कितना साइन हुआ कन्वेंशन, ट्रीटी, एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल, अब उसका हम एक टाइमलाइन इधर लिखे हुए हैं। तो टाइमलाइन को हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले समझना होगा। तो यहां पे हमने लिखा है ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट एंड टाइमलाइन, और फिर इस साइड हमने क्या लिखा है? ईयर ऑफ फॉर्मेशन, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, और इधर हमने लिखा है कन्वेंशन, ऑर्गेनाइजेशन और रिपोर्ट। कौन कौन सा है यहां पे हमने लिख दिया है। अब पहला है 1971 रामसर कन्वेंशन। पहला हमारा क्या हो गया? 1971 रामसर कन्वेंशन। उसके बाद हम 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि आप स्पेलिंग एरर करते हैं, तो देखिए स्टॉकहोम लिखा हुआ है, ये सर्टिफाइड है, होलम लिखा हुआ है, मगर हम स्टॉकहोम कन्वेंशन ही पढ़ते हैं। ओके। तो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन को लेकर एक थोड़ा डिबेट है, उसको आप सुनिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ये हमारा बिगिनिंग, ये हमारा स्टार्टिंग है। यहां से पहले तो हमारे पास रामसर कन्वेंशन था, परंतु यह रामसर कन्वेंशन केवल किसके लिए था? रामसर कन्वेंशन केवल वेटलैंड के लिए था, केवल वेटलैंड के लिए था। उसके बाद जितनी सारी चीजें हुई वो सब हमारा क्या हुआ? यहां से ही निकला। ऑल द इंटरनेशनल एफर्ट जो अभी तक चल रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, ओजोन डिप्लीशन
ओजोन डिप्लीशन फाइट जो भी शुरू हुआ, सब शुरू हुआ था 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन के बाद ही स्टार्ट हुआ। इसे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन को हम मदर ऑफ कन्वेंशन भी कह सकते हैं। इसके पहले कंट्री में इन सब चीजों पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद इंडिया में भी बहुत कुछ हुआ। यहां तक कि तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी इस कन्वेंशन के बाद बहुत सारे भारत में काम किए। जो लोग बार बार यह कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में आईएनसी ने क्या किया, उन सबको मैं एक ही चीज कहता हूं कि जब तक नींव ही नहीं बनेगा उस पर बिल्डिंग कैसे बनेगा। 70 साल में बहुत कुछ हुआ और हमने नींव बनाया और उसके बाद बाकी जो गवर्नमेंट आई उस पे काम कर रही है। और एक प्रधानमंत्री और एक फाउंडेशन को ऐसे डिक्लाइन करना यह बहुत गलत बात है। कारवा आगे बढ़ते रहा और उसमें लोग ज्वाइन होते गए, उसके बाद हमारा देश बना। ऐसे कह देना, शुरू से ही खारिज कर देना उसके पहले कुछ नहीं हुआ, ये गलत बात है। छोड़िए, ये सब अलग बात हो गया। तो जैसा कि हम सब ने यहाँ पे कहां तक बात किया, हमने बात किया 1972 तक। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, एक एक हम ये रामसर साइट हो गया, स्टॉकहोम हो गया, सीआईटी, इस सबको हम लेकर आगे चर्चा करेंगे, परंतु अभी के लिए बस इतना ही है। तो तीसरा हमने बनाया 1973 CITEC। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज। रिपीट अगेन, कन्वेंशन और इंटरनेशनल टारगेट इन एंडेंजर स्पीसीज। फिर उसके बाद 1979 में सीएमएस का निर्माण हुआ। सीएमएस मीन्स कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। रिपीट अगेन, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। उसके बाद यहां पे एक लाइन इधर आप यहीं पे बना लीजिएगा, 1982 में एक और हुआ था नाइरोबिक कॉन्फ्रेंस। नाइरोबिक से मुझे याद आ गया, मैंने नाइरोबिक फ्लाई पर मैंने एक क्लास लिया है स्पेसिफिक। आप उसे जाकर जरूर देखना कि नाइरोबी जो मक्खी है उससे उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और हमारे शरीर पे अगर वो लग जाए तो उसके लिए हमें क्या दिक्कत खमियाजा भुगतना पड़ता है हमारे शरीर को, उस पे हमने एक डिटेल में चर्चा किया है। आप इन्वायरमेंट क्लास के प्ले स्टोर में जाकर आप चेक कीजिएगा, नाइरोबिक फ्लाई पर एक क्लास है। तो यहां पर हो गया। उसके बाद हमने 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ, और वियना कन्वेंशन के बाद 1987 में मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल बना था, और उसमें एक रिपोर्ट भी आया था जिस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। ये भी उसी समय का है। उसके बाद 1988 में आईपीपीसी वाज सेटअप। आईपीपीसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। 1989 में देखिए बेसल कन्वेंशन। 1982 में रियो अर्थ सबमिट हुआ, और रियो अर्थ सबमिट को ही हम क्या कह सकते हैं कि इसके बाद ही बहुत सारा चीजें इससे बाहर निकल कर आए। जैसे कैसे समुद्र मंथन में के बाद जो चीजें निकलकर हीरे मोती जवाहरात कामधेनु गाय, यहां तक कि कहा जाता है कि मां लक्ष्मी भी उसी से निकल कर आई। वैसे ही हमारा
92 में रियो अर्थ सबमिट के बाद ये सब चीजें निकल कर आया। जैसे अगर हम यूएनएफसीसी की बात कर लें, यूएनएफसीसी की बात कर लें, उसके बाद यूएनसीबीडी की बात कर लें, उसके बाद यूएनसीसीडी की बात कर लें, ये सब चीजें वहीं से निकल कर आया। और एक चीज और देखिए, जो हमने नाइरोबी कॉन्फ्रेंस की बात की, ये नाइरोबी कॉन्फ्रेंस के 10 साल के बाद, ये हर एक 10 साल के बाद क्या आता है, जैसे रियो अर्थ सबमिट हुआ तो प्रत्येक 10 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इसके बाद और देखिएगा आप 2002 में फिर 10 साल के बाद, 2002 में फिर इसके बाद क्या आया, जोहानबर्ग सबमिट। देखिए यहां पे लिखा भी है रियो 10, 10 साल के बाद ये भी आएगा, आप जोड़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जोहानबर्ग के बाद रियो 20 भी आया था, यहां पे देखिए ये भी जोड़ लीजिएगा, ये भी 10 साल ही आएगा। तो हमने यहां तक चर्चा किया था। अब देखिए 1989 में एक और कॉन्फ्रेंस बना था, बेसेल कन्वेंशन। फिर ये तो हो गया था, फिर रियो अर्थ सबमिट भी हो गया था, जिससे यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी और यूएनसीसीडी बाहर निकल के आया था। और फिर उसके बाद हम 1997 में हमने क्या किया था, क्योटो प्रोटोकॉल किया था। उसके बाद 1998 में, और 1998 में रोटरडैम कन्वेंशन हुआ। सन 2000 में कार्टाजीना प्रोटोकॉल साइन हुआ। फिर 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसके हमने आगे बहुत चर्चा की थी। उसके बाद जोहानबर्ग सबमिट, रियो 10 आगे हमने समझा दिया क्यों कहते हैं। उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल कब, 2010 में। फिर 2012 में रियो +20 सबमिट हुआ। फिर 2013 में मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। तो आज हमारी चर्चा यहां तक हो गया, 2015 तक, पेरिस एग्रीमेंट तक। और इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे, ये हमारा बेसिक नॉलेज हो गया। फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे क्या, एक एक कन्वेंशन पर लेकर हम चर्चा करेंगे। जैसे आगे अगर देख लीजिए, रामसर कन्वेंशन हो गया, इस पे हमारा एक क्लास होगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन पे होगा, ये सीएमएस, ये सब पे एक एक हमारा क्लास होगा। अगर चाहे तो हम इसको 5 लेकर और उस पे हम एक क्लास कर देंगे। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आपका सहयोग है वो हमें करते रहिए। और जो भी डाउट है, स्मॉल डाउट, बड़ा डाउट, उस पे आप हमें जरूर से जरूर इस पर चर्चा कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं पे रुक जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।